हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं अखिलेश साग अपने यूट्यूब चैनल पोटेंशियल तैयारी पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। छात्रों, आज मैं आपके लिए संविधान की जो सीरीज चला रहा हूं उसका अगला भाग आज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने संविधान के 4 भाग यानी भाग 4 का तक पूर्ण कर दिए हैं, मूल कर्तव्यों तक पूरा पढ़ा दिया है, जिसके सभी वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में आपको इकट्ठा मिल जाएगा पूरा मटेरियल, भाग 1 से लेकर भाग 4 का तक। स्टूडेंट्स, जब आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको भाग 1 से लेकर भाग 5 तक के अनुच्छेद भी पता होना चाहिए और उन भाग में क्या क्या है वो पता होना चाहिए। एक बार मैं यहां आपको रिवाइज करवाता हूं। जैसे देखिए, भाग 1 याद रखना है आपको। भाग 1, इसमें क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये आपको याद रखना है। प्रश्न यहीं से बन जाता है। अनुच्छेद भी याद रखना है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। भाग 2 याद रखना है आपको, नागरिकता के लिए। भाग 2 में नागरिकता है, अनुच्छेद ये 5 से 11 तक याद रखना है। भाग 3 याद रखना है, मूल अधिकारों के लिए। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये अनुच्छेद 12 से 35 तक याद रखना है आपको। भाग 4 आपको याद रखना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये याद रखना है। अनुच्छेद याद रखना है इसका 36 से 51। और स्टूडेंट्स, भाग 4 का याद रखना है, इसमें आपको याद रखना है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, अनुच्छेद 51 का। इस प्रकार से कौन से भाग में क्या है, कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है, अक्सर क्वेश्चन यहां से बनते रहे हैं एसएससी में, यूपी पुलिस में, अन्य परीक्षाओं में भी, कि भाग 3 में क्या है तो बताइएगा मूल अधिकार है। कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है बताइएगा, 12 से 35 तक है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, 36 से 51 तक है। भाग 4 का में क्या है? मूल कर्तव्य है, अनुच्छेद 51 का है, एकमात्र अनुच्छेद है। ठीक है, तो स्टूडेंट, इसी प्रकार से आज आप पढ़ रहे हैं भाग 5। ये आपका संघ है, इसमें अनुच्छेद 52 से 151 तक अनुच्छेद याद रखना है आपको। तो स्टूडेंट्स, आज जो आप भाग 5 पढ़ रहे हैं, ये भाग 5 का जो नाम है वो संघ है, और इसके अंतर्गत अनुच्छेद आते हैं 52 से लेकर 151 तक। इसको स्टूडेंट्स शुरू करते हैं सही तरीके से, भाग 5। तो स्टूडेंट्स, जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। चलते हैं आगे। भारतीय संघ जो है, अनुच्छेद 52 से 51 तक, इसमें भारत की शासन प्रणाली के बारे में बताया गया है। तो स्टूडेंट्स, यहां एक बात बताना चाहेंगे कि भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, लोकतांत्रिक शासन है। लोकतांत्रिक शासन में 2 प्रकार की सरकारें गठित की जा सकती हैं। एक होती है संसदीय सरकार और एक होती है अध्यक्षात्मक सरकार। 2 तरह की शासन प्रणालियां लोकतांत्रिक शासन पद्धति में हैं, और इस संसार के अलग अलग देशों में इन दोनों ही प्रकार की सरकारें संचालित की जा रही हैं। थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। संसदीय शासन सरकार जो होती है वो, उसमें सरकार का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। हमारे यहाँ संसदीय सरकार वाली प्रणाली अपनाई गई है, जो ब्रिटेन से ली गई है। हमारे यहाँ संसदीय सरकार का जो प्रोसेस है ब्रिटेन से लिया गया है। केवल अंतर इतना होता है, ब्रिटेन में राष्ट्रपति के समकक्ष वहां का सम्राट होता है, जिसे राजा भी कहते हैं, राजा होता है। इन दोनों में अंतर क्या है इसको समझ लीजिए।
हमारे यहाँ का जो राष्ट्रपति है भारत का, वो निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन का सम्राट ये निर्वाचित नहीं होता है, ये वंशानुगत होता है। जबकि अध्यक्षीय सरकार का उदाहरण है वो यूएसए की सरकार। यूएसए में जो सरकार होती है वो अध्यक्षात्मक सरकार होती है, ब्रिटेन में और भारत में संसदीय सरकार होती है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि भारत में संसदीय शासन को अपनाया गया है, तो भारत में लोकतंत्र के साथ साथ गणतंत्र स्थापित किया गया है। लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों ही एक साथ स्थापित किए गए हैं। इसका तात्पर्य ये होता है कि हमारे यहाँ सरकार जो बनाई जाती है वो संसदीय शासन प्रणाली से बनाई जाती है, निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा सरकार बनाई जाती है, और हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है वो निर्वाचित होता है। इस प्रकार से गणतंत्र की स्थापना की गई है और भारत में लोकतंत्र की स्थापना की गई है। लोकतंत्र जनता का तंत्र होता है, जनता द्वारा प्रतिनिधियों को निर्वाचित किया जाता है और उनके द्वारा सरकार बनाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, भारतीय लोकतंत्र में शासन के 3 आधार स्तंभ हैं, उनको एक बार समझ लीजिए आप। 3 आधार स्तंभ हैं। वो पहला है कार्यपालिका। कई बार छात्रों को ये समझने में काफी दिक्कत होती है कि नाम तो सुना रहता है, कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, उनका सही मतलब नहीं समझ पाते हैं कि कार्यपालिका आखिर होती क्या है, विधायिका दूसरा होता है, विधायिका आखिर होती क्या है। तो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने क्लियर हो जाएगा कि कौन क्या क्या है, इनका क्या क्या काम है। तो तीसरा होता है न्यायपालिका। ये भारतीय लोकतंत्र के 3 आधार स्तंभ हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। सबसे पहले बात करते हैं विधायिका की। जब बात संघ की चल रही हो तो विधायिका में संसद आता है, संसद आता है, और संसद जो होती है वो उसके भी 3 पार्ट हम मानते हैं। एक होता है हमारा लोकसभा, और एक होता है राज्यसभा, और तीसरा होता है राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर बनती संसद, जिसे कहा जाता है विधायिका। और विधायिका का जो मुख्य कार्य है वो स्टूडेंट्स समझ लीजिए आप, कानून निर्माण, विधि निर्माण एक मुख्य काम विधायिका का है। और विधि निर्माण की प्रक्रिया में जो प्रोसेस होता है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर ही किसी कानून का निर्माण कर सकते हैं और करते हैं। तो विधायिका अर्थात संसद का जो मुख्य काम है वो विधि निर्माण है। और इसी के साथ साथ अब कार्यपालिका की अगर बात करें, कार्यपालिका में जो कार्यपालिका के पार्ट हैं वो पहली बात राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, इसके अलावा महान्यायवादी। ये 3 घटक प्रमुख रूप से यहां कार्यपालिका में होते हैं। अब स्टूडेंट समझ लीजिए कार्य क्या है। विधायिका द्वारा जो कानून बनाया जाता है उन कानूनों का क्रियान्वयन कराने का काम कार्यपालिका का है। जो विधि संसद द्वारा बनाई गई है उस विधि का क्रियान्वयन करना कार्यपालिका का काम है। कार्यपालिका, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, महान्यायवादी ये कार्यपालिका के कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं। मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री भी शामिल है, और ये भारत का महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी इसी के साथ आ जाता है। ये कार्यपालिका होती है। तो कानूनों का निर्माण करना संसद का काम है, उनका क्रियान्वयन कार्यपालिका का काम है। अब न्यायपालिका क्या है? न्यायपालिका में हमारा उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय प्रमुख रूप से आते हैं। इसके साथ ही अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय ये पूरी आपकी न्यायपालिका है। और इसका कार्य क्या है
ये जो कानून का निर्माण किया गया है उनका क्रियान्वयन इनके द्वारा किया जा रहा है, उन क्रियान्वयन का अनुपालन कराना, इन कानूनों का अनुपालन कराना न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है। और अगर कानूनों का पालन नहीं किया जा रहा है तो उस अवमानना पर उसे दंडित करना यह भी न्यायपालिका का काम है। तो इसके अलावा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा करना न्यायपालिका का कार्य है। इस प्रकार से भारतीय लोकतंत्र के 3 आधार स्तंभ हैं, इनको ध्यान रखना है और तीनों को अलग अलग समझ लेना है कि काम क्या क्या है, कौन क्या काम करता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका जो हमारी अनुच्छेद 52 से 78 तक है, उसका हम पहला टॉपिक राष्ट्रपति वाला पढ़ेंगे, जो बहुत ही मेजर टॉपिक है, संविधान का अभिन्न अंग है, बहुत मुख्य पार्ट है, परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। स्टूडेंट, इसका शुरुआत कुछ ऐसी रहेगी कि हम अनुच्छेद वाइज पढ़ेंगे और कुछ अनुच्छेदों के पश्चात फिर राष्ट्रपति के बारे में लगातार कुछ न कुछ सीखेंगे। पहला अनुच्छेद जो शुरू होता है राष्ट्रपति का 52 अनुच्छेद। अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का प्रावधान है। स्टूडेंट्स, बता दीजिएगा। अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में लिखा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? अनुच्छेद 53 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति। अर्थात जो अभी मैंने कार्यपालिका के बारे में बताया था, तो कार्यपालिका का जो कार्य है कानून का क्रियान्वयन करना, उस कानून के क्रियान्वयन करने में राष्ट्रपति की महती भूमिका है। तो संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। संघ की कार्यपालिका का जो प्रधान है, संवैधानिक प्रधान है, वो राष्ट्रपति है, और कार्यपालिका की जो संघीय संवैधानिक शक्ति है वो राष्ट्रपति में ही निहित है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का स्वयं निर्वहन करेगा या अपने द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा करवाएगा। सारा काम संविधान के अनुरूप ही राष्ट्रपति करेगा। इसके बाद अनुच्छेद 54 है राष्ट्रपति का निर्वाचन। स्टूडेंट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, ऐसा प्रश्न अक्सर बनता है। तो कौन कौन भाग लेता है? तो स्टूडेंट्स बता दें, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इसके लिए एक निर्वाचक मंडल बनाया गया है। इस निर्वाचक मंडल में जो भाग लेते हैं वो आप याद रखना है आपको, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य वह सभी राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। बहुत बार प्रश्न परीक्षाओं में आया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। तो स्टूडेंट्स, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके सभी निर्वाचित सदस्य, अर्थात संसद के, अर्थात लोकसभा व राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। मनोनीत कौन होते हैं? लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, इसी में आगे आएगा, बता देंगे आपको। राज्यसभा में 12 लोग मनोनीत किए जाते हैं जो कला, विज्ञान, साहित्य, सहकारिता आदि के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया हो उन्होंने, वो 12 लोग होते हैं। तो 2 लोग ये एंग्लो इंडियन
और 12 ये 14 लोग भाग नहीं लेते हैं, और सभी राज्यों की विधानसभाओं में मनोनीत किए जाते हैं राज्यपाल द्वारा, वो भाग नहीं लेते हैं। तो कुल मिला के निर्वाचित शब्द जरूर ध्यान रखना है कि निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। अब भाग कौन नहीं लेता है? मनोनीत नहीं लेते हैं, और राज्यों के विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ये भाग नहीं लेते हैं, मनोनीत भाग नहीं लेते हैं, इसके भी मनोनीत भाग नहीं लेते हैं। ये ध्यान रखना है, बात बहुत आसान है, काफी इंपॉर्टेंट है, आता बहुत है परीक्षा में। तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल हुआ? लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, साथ में सभी राज्यों के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। राज्यों के अलावा हमारे भारत में 2 यूनियन टेरिटरीज की विधानसभाएं हैं। एक तो दिल्ली की है, पुदुचेरी की है, इनके विधानसभाओं के सदस्य भी भाग लेते हैं। स्टूडेंट, अनुच्छेद 55 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, क्या रीति है? तो स्टूडेंट समझ लीजिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है। इसमें भी 2 कैटेगरी अपनाई जाती हैं। एक तो होता है आनुपातिक मत प्रणाली, वह एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। आनुपातिक मत पद्धति और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति निर्वाचन होता है, अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचन में भारतीय लोकतंत्र का जो नागरिक होते हैं वो सीधा सीधा राष्ट्रपति को वोट नहीं करते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है और उसमें आनुपातिक मत पद्धति द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। आनुपातिक मत प्रणाली क्या है? आनुपातिक मत पद्धति क्या है, इसको समझ लीजिए आप। संसद के सभी जो वोटर हैं अर्थात निर्वाचित सदस्य, उनका बराबर राज्यों के सभी वोटर बराबर कर लिए जाते हैं। उनका मत मूल्य निकाल लिया जाता है। मत मूल्य निकालने के पश्चात संसद के सभी वोटर अर्थात लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य जो निर्वाचित हैं वो बराबर सभी राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों को बराबर मत मूल्य निकाल लिया जाता है। और उसके मत मूल्य निकालने के साथ साथ ये तय कर लिया जाता है कि सांसद जो होते हैं हमारे यहाँ वो संख्या कम है, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या ज्यादा है, तो वो बराबर कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए एक सांसद बराबर कई विधायक हो जाएंगे, तो वो विधायक मान लीजिए 5 मान लेते हैं। अब मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, समझाने के लिए मान लिया है। एक सांसद बराबर 5 विधायक, तो समझ लीजिए कि अगर एक सांसद राष्ट्रपति को वोट करता है और 5 विधायक भी राष्ट्रपति को वोट करते हैं, ये प्रत्याशी ए को करता है, ये प्रत्याशी बी को करते हैं, तो फिर दोनों के वोट बराबर माने जाएंगे। इस प्रकार से आनुपातिक मत पद्धति द्वारा किया जाता है। साथ में एक कंडीशन और बताई गई है, एकल संक्रमणीय क्या होता है वो भी समझ लीजिए। एकल संक्रमणीय का मतलब होता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जितने वोटर हैं उन सभी वोटरों को सभी प्रत्याशियों को मतदान करना आवश्यक है। वो कैसे? सपोज करिए कि प्रत्याशी ए है और प्रत्याशी बी हैं, 2 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, तो दोनों प्रत्याशियों को एक मतदाता वरीयता के क्रम में वोट करेगा। मान लीजिए एक व्यक्ति एक्स इस वोट देने जाता है, इसकी पसंद का प्रत्याशी ये है, तो इसको पहली वरीयता का वोट देगा और इसको 2 वरीयता का वोट देगा। ऐसे एक वोटर वाई है, उसका पहली वरीयता का वोट ए को मिलता है
और दूसरी वरीयता का वोट V को मिलता है। यहाँ पर काउंटिंग करते हैं तो बराबर काउंटिंग होती है। इसी प्रकार एक और मान लीजिए Z वोटर है, वो पहली वरीयता का वोट इसको देता है, दूसरी वरीयता का वोट इसको देता है। तो इस प्रकार से जो वोटर होते हैं एकल संक्रमण यानी एक वोटर जो होता है सभी प्रत्याशियों को वोट करता है। वरीयता क्रम में अगर 2 प्रत्याशी हैं तो 1 2 1 लिखेगा, 2 लिखेगा, 3 है तो 1 2 3 लिखेगा, किसी एक पहले 1 फिर 2 3, मतलब आपकी पसंद का प्रत्याशी कौन सा है उसको आप 1 लिखिए। अगर उसके बाद जो सेकंड नंबर का प्रत्याशी उस पर 2 लिखिए, फिर एक और अगर है तो उस पर 3 लिखिए। इस प्रकार से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है जिसमें एक वोटर सभी प्रत्याशियों को वरीयता के क्रम में वोट करता है। इस प्रकार से ये राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है। इसके बाद स्टूडेंट अनुच्छेद 56 आता है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। अगर स्टूडेंट्स परीक्षा में प्रश्न आता है राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है, सीधा उत्तर होगा एक शब्द में 5 वर्ष। राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष है। राष्ट्रपति अपने निर्वाचन की तिथि से शपथ ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहता है, किंतु 5 वर्ष से पूर्व भी 3 कारणों से उसका पद रिक्त हो सकता है, पदावधि समाप्त हो सकती है। वो कैसे हो सकती है? पहली बात ये कि वो अपना त्याग पत्र दे दे, त्याग पत्र दे दे भाई। त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दिया जाता है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगर किसी कारण से 5 वर्ष की पदावधि से पूर्व वो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र प्रस्तुत कर देता है, सौंप देता है, तो उसकी पदावधि 5 वर्ष से पहले समाप्त हो जाएगी। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि उस पर महाभियोग लगाकर उसे पद से हटा दिया जाए। महाभियोग तब लगाया जाता है जब राष्ट्रपति पर यह आरोप सिद्ध हो जाए कि उसने पद पर रहकर संविधान का अतिक्रमण किया है, संविधान का पालन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है और महाभियोग जो होता है वो पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो ये कंडीशन बनती है कि 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त हो जाती है। तीसरी कंडीशन बनती है कि राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए यदि मृत्यु हो जाए तो 5 वर्ष से पहले पदावधि समाप्त हो जाती है। 3 ही कारण ऐसे हैं इस भारतीय संविधान में कि जो 5 वर्ष से पहले राष्ट्रपति की पदावधि को समाप्त करते हैं, अन्यथा नहीं। अन्यथा की स्थिति में राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। और यदि 5 वर्ष की पदावधि पूरी होने पर भी राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित होकर पद ग्रहण नहीं कर लेता है, तब तक राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद भी अपने पद पर बना रहता है। इसके बाद स्टूडेंट्स अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है या नहीं, यह बताना है अनुच्छेद 57 के तहत। तो स्टूडेंट्स संविधान पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र घोषित करता है किसी भी व्यक्ति को। जो व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति रह चुका है वो पुनर्निर्वाचन के लिए भी पात्र है, वो दोबारा राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। वो कितनी बार भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया जा सकता है, हो सकता है, इस बात पर संविधान में कोई जिक्र नहीं किया गया है। इस बात पर संविधान मौन है कि वो कितनी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, लेकिन पुनर्निर्वाचन का वो पात्र है। ये बात सही है। दूसरी बात यहां बता दें आपको, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इसके साथ ही अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। राष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्यताएं क्या है? राष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्यताओं का जो विवरण दिया गया है अनुच्छेद 58 में दिया गया है, आर्टिकल 58। तो स्टूडेंट्स राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए जो कंडीशंस हैं वो ये हैं कि वो पहली बात, उसे भारत का
नागरिक होना आवश्यक है, कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी बात, उसने कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। तीसरी बात, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। चौथी बात यह है, वह पागल, दिवालिया, मंदबुद्धि, मानसिक विक्षिप्त आदि इस प्रकार का नहीं हो। और इसके अलावा एक और है कि वो भारत सरकार या अन्य किसी सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर आसीन न हो, लाभ के पद पर न हो। ठीक है, लाभ के पद पर न हो। अगर ऐसा है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। एक्चुअल में भारतीय संविधान ने मंत्री पद, सांसद पद, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, ये सब जो पद है राजनीतिक वाले, वो भारतीय संविधान ने लाभ के पद नहीं माने। वो किसी सरकारी नौकरी में है तो वो लाभ का पद माना है। ये कंडीशन रहती है निर्वाचित होने के लिए अर्हता है। तो स्टूडेंट्स, अनुच्छेद 59 है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, जो मैं भी बता रहा था वही है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाएगा वो किसी लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा में किसी का सदस्य नहीं होना चाहिए और वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी लोकसभा, राज्यसभा का, विधानसभा का सदस्य है तो निर्वाचन तिथि से उसका पद शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इसके राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें रखी गई हैं। संविधान का अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रक्रिया से संबंधित है। इसमें यह बताया गया है, राष्ट्रपति पद निर्वाचित होने के पश्चात पद की शपथ ग्रहण करेगा और ये शपथ दिलाने का जो काम है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रश्न आता है स्टूडेंट परीक्षा में कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, बता दीजिए। भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। यदि बाय द वे मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो भी होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, अनुच्छेद 61, बहुत इंपॉर्टेंट। कई बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, तो बता दीजिएगा आप। 61 में है। तो स्टूडेंट्स, जब ये लगता है संसद को कि राष्ट्रपति संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया लागू चलाई जाती है। ये एक न्यायिक प्रक्रिया होती है और महाभियोग की प्रक्रिया चलाने से पूर्व राष्ट्रपति को एक नोटिस देना पड़ता है। 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है कि हम आपके विरुद्ध संसद में महाभियोग ला रहे हैं, और वो महाभियोग संसद के दोनों सदनों में अलग अलग चलाया जाता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, किंतु दोनों सदनों में वो विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत अर्थात 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। अगर वो महाभियोग की प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में पारित हो जाती है तो उसी दिन से राष्ट्रपति का पद रिक्त समझा जाता है। अनुच्छेद 62 में बताया गया है, राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, अर्थात जो आकस्मिक रिक्ति हो जाए, अगर राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्ति हो जाए तो उसे भरने का क्या प्रावधान है। तो जनरली प्रावधान ये है कि राष्ट्रपति की पदावधि जो 5 वर्ष होती है, 5 वर्ष पूरे होने से पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा। 5 वर्ष की पदावधि पूर्ण होने से पूर्व ही नए राष्ट्रपति का निर्वाचन करा लिया जाएगा और नए उत्तराधिकारी मिलने के बाद वो अपना पद, जैसे पूरा पदावधि पूरी होगी वो पद छोड़ेगा और राष्ट्रपति को जो निर्वाचित हो गया है वो पद को ग्रहण करेगा। ये व्यवस्था है। अगर वायदे में आकस्मिक रिक्ति हो जाती है, आकस्मिक रिक्ति मतलब त्यागपत्र, महाभियोग
या मृत्यु, ये आकस्मिक रिक्तियां कहलाती हैं। आकस्मिक रिक्ति हो जाती है तो भी अनुच्छेद 62 में प्रावधान है कि आकस्मिक रिक्ति होने पर 6 माह के अंदर चुनाव करा लिया जाएगा। 6 माह के अंदर चुनाव करा लिया जाएगा और ये 6 माह तक राज अंतराल न होने पाए, इसलिए भारत का उपराष्ट्रपति या इनकी अनुपस्थिति में भारत का CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। अगर कभी कभी क्या होता है कि राष्ट्रपति की 5 वर्ष की पदावधि पूरी होने के बाद भी राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में विलंब हो जाता है, तो उस समय उपराष्ट्रपति पद पे नहीं आएगा, CJI पद पे नहीं आएगा। अगर राष्ट्रपति का पदावधि पूरी हो गई है 5 वर्ष और चुनाव नहीं हो पाया है, नया उत्तराधिकारी नहीं आया है, तो राष्ट्रपति ही अपने पद पे रहेगा। यहां पर 2 अलग अलग कंडीशन है, समझना ध्यान से। आकस्मिक रिक्ति हो जाए और 6 महीने का टाइम दिया गया है, 6 महीने का प्रावधान है कि 6 महीने में चुनाव करा लिया जाएगा। तो इस 6 महीने का जो कार्यकाल है, राष्ट्रपति जो पद पे नहीं रहा है, आकस्मिक रिक्ति हो गई है, तो उन दिनों में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। यदि उपराष्ट्रपति अनुपस्थित है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश उस पद पे आएगा। लेकिन यदि 5 वर्ष की पदावधि पूर्ण होने के बाद भी चुनाव में विलंब होता है, तो राष्ट्रपति के पद पर भारत का राष्ट्रपति ही तब तक रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित होकर नहीं आ जाता है। और स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ एक बार बता दें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो कंडीशंस होती हैं, जैसे ही बताया गया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के दौरान सभी राज्यों की सभी विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य चुनाव में भाग लेते हैं। यदि बाय द वे उस दौरान कोई राज्य की विधानसभा भंग चल रही है, तो जो राज्य की विधानसभाएं उस समय संचालित हैं, अस्तित्व में हैं, वो निर्वाचन में भाग लेगी, और जो भंग है वो भाग नहीं लेगी, तो भी निर्वाचन उसका वैध माना जाएगा। और साथ में एक और बात यहां रह जाती है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई अगर विवाद उत्पन्न होता है, तो उस विवाद को सुलझाने का काम, कई बार प्रश्न आया है, उत्तर होगा उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो उस विवाद को निपटाने का काम भारत का उच्चतम न्यायालय करता है, न कि निर्वाचन आयोग। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग कराता है, लेकिन चुनाव से उत्पन्न हुए विवादों का निपटारा भारत का सुप्रीम कोर्ट करता है। इसी के साथ स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है भारत के राष्ट्रपति का कार्य और शक्तियां। तो वो स्टूडेंट्स अगले वीडियो में प्रस्तुत की जाएंगी। धन्यवाद।